बातें नहीं, क्यों क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग, क्यों बातें कर रहे हैं? जब तक एक टीचर आता है, भाई एक टीचर पढ़ा के चला गया, अब दूसरा टीचर आ रहा है, समय लग रहा है 5-10 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है बातें करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप अपना कोई सब्जेक्ट, कोई किताब उठाइए और उस 5 मिनट में कम से कम 20-25 क्वेश्चंस कर लीजिए मौखिक रूप से। ठीक है, ये मस्तिष्क है, इसमें जितना ज्ञान का भंडार डालोगे ना उतना ज्ञान समाएगा और उतना सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे आप लोगों के। क्लियर है? और आप लोग बातें करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक वही फिर से हमारा क्या, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, चाहे आपका विज्ञान हो, करंट अफेयर हो, कुछ भी हो, जो एग्जाम में आ चुके हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है अभी, तो उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आ चुका है वो हमें लिखना है यहाँ पे, और लिखने के साथ साथ उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी बताएंगे। और आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग लिखोगे भी और समझोगे। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले भैया लोकगीत। सबसे पहले क्या है आपका? लोकगीत। सबसे पहला है आपका लोकगीत, और दूसरा यहाँ पे कैटेगरी है गायन का अवसर। गायन का अवसर कि किस अवसर पर गाया जाता है ना? जैसे आपको बता दें, हम उत्तर प्रदेश और भारत के हम लोग हैं, तो आपको बता दें हमारा भारत जो है ना वो सांस्कृतिक देश है, सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। बहुत ज़्यादा संस्कृति है हमारे देश में, और इतनी भयंकर संस्कृति है कि आपको बता दें त्योहारों में एक स्टेप में संस्कृति है ना? शादी ब्याह होता है तो यहाँ पर ये होता है, वहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये ड्रेस पहनी जाती है, वहाँ पे ये ड्रेस पहनी जाती है, यहाँ पे ये गाना होता है, वहाँ पे ये वो गाना होता है। क्लियर है? आए समझ में? तो देखो इस प्रकार की जो है क्या बोलते हैं चीज़ें होती हैं, और इसीलिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमारे भारत के कुछ लोकगीत हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के, उनको किस मौकों पे गाया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्या है भैया? चैती गीत। यहाँ पे क्या है भाई? चैती गीत। तो चैती गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ये मौसमी गीत है। जब चैत्र का महीना लगता है तब चैती गीत गाया जाता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा गीत है भाई? मौसमी गीत है। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? देखिए, हमारा जो देश है वो क्या है? कृषि बाहुल्य देश है। हमारा जो देश है वो क्या है भाई? कृषि बाहुल्य देश है। तो आपने भी कभी कभी देखा होगा भाई साहब, पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते ही गाना याद आ जाता है। आता कि नहीं? कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते ही होंगे पढ़ते पढ़ते, या कोई काम, लड़कियों तुम बर्तन धोते धोते कोई ना कोई गाना तो गा ही देती हो। क्या इसमें कौन सी बात होगी भाई? सही बता रहे हैं हम, कोई ना कोई गा। तो आपको बता दें हमारी संस्कृति रही है, जैसे पुराने समय में खेत में काम करते करते जो किसान हुआ करते थे वो गाना गाया करते थे, और लो इसी प्रकार से क्या बन गई? परंपरा बन गई। और ये लो वो जो गीत है वो उसी प्रकार से वही क्षेत्र पे गाने वाला गीत बन गया। ठीक है, आपने देखा होगा शादी ब्याह के अवसर पे, या होली के अवसर पे, या फिर जब एकदम चौपाल लगती है तो बूढ़े बुजुर्ग गाना गाते हैं, है ना? अपनी राग में गाना गाते हैं। अच्छा, उनका अपनी भाषा में गाते हैं, बुंदेलखंड भाषा में गाते हैं, उनका मतलब भी होता है। होली में बहुत ज्यादा गाया जाने वाला क्या? फाग, हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा फेमस है ना? और आपने देखा होगा कि एक वो हाथ से गढ़ी और बनाई हुई वो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? सारंगी, चिकारा, उससे देखो फिर ताल है राहुल, आओ तो लाग जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे कजरी। दूसरे नंबर पे जो कजरी है, कजरी कब? विवाह के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा, विवाह के अवसर पर कजरी गीत गाया जाता है। ठीक है, आए समझ में? अब विवाह के तो भाई साहब बहुत सारे गीत है, अलग अलग स्टेप के अलग अलग गीत होते हैं ना। जब बारात आती है तो गीत अलग होता है, जब 7 फेरे होते हैं तो गीत अलग होता है। हमने पहली बार मतलब ये एक्सपीरियंस किया है ना। किस लड़की को आता है विवाह गीत गाना? आता है? आपको आता है? पूरा आता है आपको? पूरा नहीं आता होगा, बस आपको आता है। और किसको आता है इधर लड़कियों में से? तो किसी को नहीं आता? अच्छा, चलो बढ़िया, सीखा करो, ये अपनी संस्कृति है। आगे रसिया। आगे क्या है भैया? रसिया गीत। बातें नहीं होंगी बॉयज एंड गर्ल्स। रसिया गीत क्या है भाई? ब्रज का लोक गीत है ये।
ठीक है, ब्रज का लोकगीत है ये, खासकर होली के अवसर पे गाया जाता है। ब्रज का लोकगीत है ये, कब? होली के अवसर पर। और जब ये रसिया गीत गाते हैं ना, तो इसमें कृष्ण भगवान और राधा जी को याद किया जाता है। क्लियर है? आया समझ में? रसिया से ही बना रास, रास से बना रास लीला, जो ब्रज क्षेत्र का बहुत ज्यादा फेमस है। क्लियर है? आया समझ में? ये जो यहाँ पे जितना भी लिखा जा रहा है ना, ये सब का सब एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं कोई ऐसा पॉइंट अलग से नहीं उठा रहा जो एग्जाम में नहीं आया। ये केवल और केवल एक क्लास में आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों का जीके जीएस तो हो ही रहा है, प्लस एग्जाम में आने वाले जो जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं वो आपका पता लग रहा है। ठीक है, अब देखो, मैं तो आपको 3-4 ही लिखाऊंगा, पूरा लिखाऊंगा तो लेक्चर बीत जाएगा। मैं तो आपको 3-4 ही लिखाऊंगा, लेकिन यहां से आपको एक आइडिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि भैया उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं या लोक गीत हैं, वह किन अवसर पर गाए जाते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाई जाए, घर पे जाके होमवर्क किया जाए, है ना, टारगेट। और अगर ये टारगेट रोज कंप्लीट करोगे तो एक दिन देखना तन में वर्दी तो जरूर मिल ही जाएगी। ठीक है, चौथा लिखिए, चौथा है सोहर। भैया सोहर कब गाया जाता है? ठीक है, ये क्या है भैया? ये एक प्रकार का क्या है? संस्कार गीत है। और ये कब होता है भाई? किसी बच्चे का जब जन्म होता है ना, बच्चे का जब जन्म होता है तब गाया जाता है ना सोहर गीत, है ना। भोजपुरी का एक बहुत ज्यादा फेमस है, जुग जुग जिया सुलगना है, भवनवा के भाग जागल हो, है ना। ठीक है, मेरा भतीजा अभी दूसरा वाला, ठीक है, पैदा हुआ था तो हमने बजा दिया स्पीकर में, तो पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया भाई साहब कि लड़का हो। ठीक है, हाँ अगले साल ना, पक्का 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 पक्का, ये मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारी बात। ठीक है, चलिए हो गया। चैती गीत, चैती गीत कहाँ का भाई? मौसमी गीत। कजरी गीत कहाँ का है? विवाह अवसर। रसिया गीत कहाँ का है? ब्रज का लोकगीत। ठीक है, यानी मथुरा, मथुरा। ठीक है, ये होली के समय में गाया जाता है। सोहर संस्कार गीत है बच्चे के जन्म पर। ठीक है, आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हो गया, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा परियोजना देख लीजिए। परियोजना जो भी आपको मिलता जाए लिखते जाइए, ठीक है, और उसके बाद इसका होमवर्क भी करते जाइए। हम लिखाएंगे 4, आपको लिखना है 40। ठीक, परियोजना ये लो, थोड़ा सा राइटिंग खराब है हमारी। ठीक है, परियोजना तो सबसे पहली बात तो है रिहंद। क्या है? रिहंद परियोजना। ठीक है, रिहंद परियोजना सबको रटा हुआ है। रिहंद परियोजना हमारे कहां पे? सोनभद्र में है। और रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध बोलते हैं। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी क्या है? यही है। कृत्रिम झील का मतलब क्या है? बनावटी झील, जिसको क्या किया गया है? बनाया गया। जिसको क्या किया गया भाई? बनाया गया। ठीक है, कृत्रिम झील। आज समझ में? रिहंद परियोजना तो किस नदी में है भैया? ये रिहंद नदी में। किसमें भाई? रिहंद नदी की परियोजना है ये। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है ये। आगे नागार्जुन सागर परियोजना, सबको पता है नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, ये किस नदी में है भाई? ये किस नदी में है? कृष्णा नदी में है। ये किस नदी में भाई? कृष्णा नदी में है। किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। लेकिन बिजली किसको देता है? तेलंगाना को। ठीक है, आज समझ में? जब मैप में आप देखोगे तो ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ना, ये आपको तेलंगाना में दिखेगी। ठीक है, लेकिन ये किसकी है? आंध्र प्रदेश की। लेकिन बिजली किसको देता है? तेलंगाना। ठीक है, थोड़ी बहुत आंध्र प्रदेश में देता है भाई, बंदी में, ऐसा नहीं कुछ। ठीक है, आगे पोचमपाल। ठीक है, पोचमपाल परियोजना बताइए भैया, बताइए, भूल गए क्या? पिछले में करवाया गया था गोदावरी, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए, ये जो क्या बोलते हैं कृष्णा नदी है, ये किस तरफ गिरती है? पूर्व की पश्चिम की ओर? पूर्व की ओर की पश्चिम की ओर? पूर्व की ओर। बहुत सारी। गोदावरी दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। मध्य भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। शाबाश, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना। मतलब अगर क्वेश्चन पूछते जाओ तो इनका गलत होना है ना। ठीक है, चलिए आए समझ में?
आगे जाए देखिए चौथा नंबर माता टीला बांध। बताइए भैया माता टीला परियोजना ये कौन सी नदी पे है? अरे यार सब कुछ कराया हुआ है आप लोगों को, पुराने बच्चों यार तुम तो कम से कम बोलो। कौन सी नदी? बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा किसकी सहायक नदी है भाई? बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की है ना। अरे चंबल की बेतवा नदी कहां से आ गई भाई? चंबल की बेतवा नदी तो ये है ना, पार्वती नदी, शिप्रा नदी, ठीक है, और कूनो नदी। और चंबल जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की। सबसे बड़ी इटावा में जाके मिलती है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। रिहंद परियोजना, रिहंद बांध, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है, कृष्ण नदी, पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी, माता टीला बांध। और एक बांध बार बार पूछा जाता है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये किस नदी में? महानदी। महानदी कहां पे गिरती है भाई? महानदी कहां पे गिरती है? महानदी कहां पे गिरती है? पूर्व की पश्चिम? और कहां किस राज्य से होते हुए बहती है? आंध्र प्रदेश। ये सब तुम लोग भूगोल और इतिहास क्यों मिला दे रहे हो? कहां मिलती है? अरे उड़ीसा से सीधे कहां? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए रिहंद बांध परियोजना, रिहंद नदी, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी, पोचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी, माता टीला बांध परियोजना, बेतवा नदी, हीराकुंड बांध। भारत का और विश्व का भी सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहां पे? महानदी में। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? बढ़े आगे। लिख लिया? लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है आपका चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं संविधान की तरफ, ठीक है। संविधान की अनुच्छेद 240 अनुच्छेद 240 किससे संबंधित है भाई? जरा बताइए। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्यों के लिए नियम। 240 अनुच्छेद 240 क्या कहता है? कुछ राज्यों के लिए, कुछ संघ राज्यों के लिए। संघ राज्य कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य कौन से होते हैं भैया? केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 240 के तहत संघ शासित प्रदेशों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बना सकते हैं। और नियम भैया कौन बना सकते हैं? नियम तो हमेशा कौन बनाता है? अरे नियम तो वैसे बनाती है लोकसभा, संसद बनाती है, लेकिन अंतिम मोहर किसकी लगती है? राष्ट्रपति की लगती है, ठीक है। आया समझ में? तो इस हिसाब से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्यों के लिए नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे। क्लियर है? अनुच्छेद 241। अब अनुच्छेद 241 क्या कहता है भैया? केंद्र शासित प्रदेश में क्या भैया? हाई कोर्ट की व्यवस्था, यानी क्या? उच्च न्यायालय, ठीक है। अनुच्छेद 241 के तहत क्या है भाई? अनुच्छेद 241 के तहत अनुच्छेद 241 के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर किसकी व्यवस्था? हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकता है कौन? केंद्र, ठीक है। आया समझ में? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटा होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सर्वोच्च है, और हाई कोर्ट हर राज्य का अपना होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य का अपना एक ही होगा, दो राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है। क्लियर है? हाँ भाई राहुल खड़ा हो जा। कल से माथा ना पूछिए, कल लड़के उससे नहीं पढ़ाएंगे। जींस पहनते हो और ये पहनते हो उससे नहीं पढ़ाएंगे। बोल कुछ। अरे बोल भाई यार, बोल कुछ कि आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा सर आपको, और आर्टिकल 226 के तहत कहां लेके जाऊंगा? हाई कोर्ट। अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, ठीक है, कैसे नहीं पहनने दोगे? ये मेरा अधिकार है, ठीक है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ठीक है। अगर आप हनन करोगे तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा आपको, और आर्टिकल 226 के तहत कहां पे?
सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। डर गया इतना क्यों डरता है भाई? हम तुमको खतरनाक दिखते हैं, ठीक है? ओए होए, शर्मा गई क्या है? चलिए, आज हमने कभी भी आपके देखिए कभी भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत किससे? हाई कोर्ट। ये है आर्टिकल 32, अपने अधिकारों की रक्षा करना स्वयं में अपने आप में क्या है? एक अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने मौलिक अधिकार हनन होने पर न्याय से अधिकार मांगना अपने आप में क्या है? एक अधिकार। अरे वाह, पल्लवी आ गई भैया। पल्लवी दिखती नहीं, एक छोटी सी है ना, वो पीछे बैठे थे, आगे बैठा करो, आगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अनुच्छेद 239, बातें नहीं, अनुच्छेद 239, ठीक है? ये क्या कहता है भैया? केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। अनुच्छेद 239 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों का क्या? शासन। अच्छा ये बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों में शासन कौन करता है भाई? केंद्र करता है ना। अच्छा, केंद्र किसके माध्यम से करता है? केंद्र किसके माध्यम से करता है? गवर्नर ना, राज्यपाल के माध्यम से। अच्छा ये बताइए, तो इसका मतलब जितनी भी हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश, सब में राज्यपाल होना चाहिए, पर 2 केंद्र शासित प्रदेश अपवाद हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। यहाँ पर बकायदा विधानसभा है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। जैसे दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर कौन? अरविंद केजरीवाल। क्लियर है? और एग्जाम में भैया बार बार पूछा जाने वाला अनुच्छेद 352 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 352 बताइए। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है भाई? आपातकाल राष्ट्रपति, ठीक है? देखिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। क्लियर है? काला है ये, फिर हमने काला लिख दिया, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा फिर, ठीक है? ये पता है क्या? ये गोरा, ये काला, ठीक है, ये हिंदू, ये मुसलमान बोलने से बड़ा कतराते हैं भाई। कोई हमको ले ना जाए, आर्टिकल 32 का इस्तेमाल कर दे, ठीक है? ये चीज है, बाकी हमारे लिए सब बराबर है भाई। आगे देखिए क्या है? अनुच्छेद 356 ये क्या कहता है भैया? राष्ट्रपति शासन। ये क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। ये क्या है? ये दूसरे नंबर का आपातकाल है, ठीक है? इसके बाद क्या था भैया? अनुच्छेद बताओ, तुम ही बताओ। 360 कौन सा भैया? वित्तीय आपातकाल। ये क्या है भाई? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो हमारी क्लास में? ऐसी आवाजें ना निकालो भैया। चलिए देखिए, ध्यान देखिए, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण। ये लड़कों बातें नहीं, शांत नहीं रहते हो, ठीक है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण हो जाए देश में। बाह्य आक्रमण मतलब जैसे पाकिस्तान, चाइना जैसे आक्रमण कर दे, ठीक है? 356 कब लगाया जाता है? जब आंतरिक विद्रोह हो जाए, मतलब देश के अंदर विद्रोह हो जाए, संविधान विफल हो जाए और सरकार संविधान लागू करने में विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। 360 कब लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल, जब देश में पैसे की कमी हो जाए। जब देश में पैसे की कमी हो जाए तो कौन शासन? वित्तीय आपातकाल। और तीनों के तीनों शासन कौन लगाते हैं? तीनों के तीनों शासन लगाते हैं कौन? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह से? कैबिनेट। किसकी सलाह से भाई? कैबिनेट की सलाह से, ठीक है? तीनों के तीनों आपातकाल लगाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से? कैबिनेट की सलाह से, ठीक है? लिखने में कंजूसी नहीं होगी, लिखते जाओ फटाफट, मैटर बहुत है, ठीक है? अभी देखो 12 बजने वाले हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे देख लीजिए जो 94वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से,
जो 94वां संशोधन हुआ था, तो पहली बात ये कब हुआ है? 2006 में हुआ है, ठीक है। और किस अनुच्छेद को किया गया था संशोधित? 164। देखिए कितना डीप पूछ रहा है एग्जाम में, और ये आज का नहीं है, यहाँ से कम से कम 5 साल पहले का एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है भाई। 94वां संविधान संशोधन हुआ था 2006 में, और इसमें किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 164। आगे लिखिए 95वां। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2009 में। कौन सा अनुच्छेद भाई? 334 को। क्लियर है? आगे जरा देख लीजिए 96वां। संविधान से रिलेटेड है ये कब हुआ भाई? 2011 में, ठीक है। और किसमें संशोधन? 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संशोधन, ठीक है। आगे कौन सा भैया? 103। अरे हम अपने जोड़ देते हैं भैया 101वां संविधान संशोधन किसको है भाई? कब हुआ ये? 2017। कब भैया बताएं जरा, क्या जोड़ा गया है? जीएसटी, बताए ना। 101वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया है? क्या 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 बोल रहे हो? बोलो भैया। जीएसटी सूची पर लगने वाला टैक्स होगा। सूची पर लगने वाला टैक्स, समवर्ती सूची, ओके ठीक है। अब इतना बोलने समा रहे थे। 103 संशोधन, 103वां संविधान का 103वां संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ है भैया? 2019। किसमें संशोधन हुआ है? अनुच्छेद 15 में संशोधन, ठीक है। देखिए बराबर ये सब आपके आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC, और जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है वो होगा, ठीक है। 94वां संविधान संशोधन 2006 अनुच्छेद 164 को संशोधित किया गया, और 95वां संशोधन 2009 334 को संशोधन किया गया। 96वां संशोधन 2011 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, और 101वां संविधान संशोधन 2017 जीएसटी, ठीक है। 103वां संशोधन 2019 इसमें अनुच्छेद 15 में। क्लियर है? और क्योंकि 8वीं अनुसूची हमें इसलिए याद रखना है, किससे रिलेटेड है भाई? ये किससे रिलेटेड है? ये अरे भाषा से ना। हाल ही में जोड़ी गई भाषा कौन सी है? BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बी से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। क्लियर है? आए समझ में? जल्दी ध्यान चलो घर। पढ़े आगे। चलिए भाई, यहां पे क्या है? जनजाति, और क्या है यहाँ पे? राज्य, ठीक है। जनजाति का मतलब समझते हैं ना? शेड्यूल्ड ट्राइब, ST, जो जंगलों में निवास करते हैं, मुख्य धारा में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो भैया पहला है भील जनजाति। ये कहां निवास करती है? राजस्थान में, शाबाश। 2 गौंड जनजाति। ये गौंड जनजाति ये कहां पे? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? लिम्बुस जनजाति। ये कहां निवास करती है? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। चौथा है आपका कोनियाक जनजाति। ये कहां पे भैया? नागालैंड में, ठीक है। जनजाति है ये, और ये इनका निवास स्थल बताया गया है। और थोड़ा सा इसमें कर लो, ओंग जनजाति। ये कहां करती है? अंडमान, ठीक है। अंडमान निकोबार, ठीक है। अच्छा, जब भी अंडमान निकोबार की बात होगी ना, तो एक और जोड़िएगा, स्टेनली जनजाति, ठीक है। इसके बाद देखिए छठवां क्या है? कोल प्रमुख जनजाति कहां की है? MP की। कहां की है भाई? MP की। क्लियर है? आगे देखिए 7वां नंबर, अगर आपसे बोल दे भैया खरवार, ठीक है, खरवार जनजाति, ये कहां की है भाई?
यूपी की। ये खरवाल जनजाति ऐसी जनजाति है, इतना ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में, इतना ज्यादा यूपी जीके में, तो मुझे लगता है कि हर एग्जाम में खरवाल घुसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूपी का एक और पूछा जाता है थारू। कौन सी जाति? थारू। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी? थारू। क्लियर है? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, थारू जनजाति। कोल जनजाति कहाँ की है भाई? एमपी की। क्लियर है? आए समझ में? और एग्जाम में पूछते हैं भैया भूटिया। भूटिया जनजाति ये कहाँ की है भाई? ये उत्तराखंड की है। पहले यूपी की थी, अब ये किसकी हो गई? उत्तराखंड। अच्छा, ये कहीं कहीं नेपाल में भी पाई जाती है और ये कहीं कहीं सिक्किम में भी पाई जाती है। ठीक है, आए समझ में? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? तो इसका मतलब आपको क्या और लिस्ट बनानी है? जो पुराने छात्र हैं, नए छात्रों को तो खैर हम बनवाएंगे, जो पुराने छात्र हैं भारत में जितनी भी जनजाति है जहां उनका निवास है पूरा लिस्ट बना लो। ठीक है, ये टारगेट है। ये डेली का टारगेट आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए। टारगेट पहले कंप्लीट होना चाहिए, बाकी काम बाद में। क्लियर है? बहुत बड़ा एग्जाम लगा हुआ है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवस्थाएं बन रही है वहां पे। ठीक है, अब कभी भी लॉन्च हो जाएगा पेपर, अब बस आप देखते रह जाओगे। ठीक है, तुम प्रांजल गुप्ता, प्रांजल तुम्हारा नाम है? प्रांजल गुप्ता कौन है भाई? प्रांजल गुप्ता, अच्छा तुम हो। नाम कब चेंज करवा लिया? अवस्थी है? अवस्थी से गुप्ता कब बन गए? ये अभी बीच में लगता है कोचिंग छोड़ दिए, तभी इसी बीच की बात है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे भैया कुछ शहर हैं, आगे कुछ शहर हैं और यहाँ पे क्या है? नदी, मतलब नदी के किनारे बसे शहर। तो पहला है भाई वॉन शहर। वॉन शहर किस नदी के किनारे? राइन नदी के किनारे। ये विदेशी नदियां हैं, ये विदेशी नदियां भैया। इसके बाद क्या है? कायरो। कायरो क्या है भाई? नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे कायरो शहर। ठीक है, आगे जरा देखिए न्यूयॉर्क कहाँ पे भाई? जरा बताइए। हडसन नदी के किनारे। ठीक है, और हडसन की खाड़ी भी आप सुने होंगे ना। ठीक है, इसके बाद क्या है? वियना किसने? डेनबू ना? अरे डेन्यूब नदी किनारे। अच्छा चलो एक और जोड़ देते हैं भाई, लंदन किसका? थेम्स नदी किनारे। क्लियर है? आज समझ में? तो इसका मतलब विश्व की नदियां भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वॉन जो शहर है वो राइन नदी किनारे, कायरो है वो नील नदी किनारे, न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी किनारे, वियना है वो डेन्यूब नदी किनारे और लंदन है थेम्स नदी किनारे। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ लो लिखो, जल्दी लिखो, मैं बोलते भी जा रहा था उसको भी देख लो। ठीक है, वॉन शहर राइन नदी किनारे, कायरो नील नदी किनारे, न्यूयॉर्क हडसन और वियना डेन्यूब। ठीक है, और लंदन थेम्स। क्लियर है? हो गया? चलिए अगला जी के लिस्ट लिखिए। काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, काकरा पार क्या है? एक प्रकार का न्यू काकरा पार लिखा मैंने।
काकरापार, ठीक है। ये क्या है भैया, एक प्रकार का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और दूसरा पोखरण क्या है भाई, पोखरण मूवी भी आई थी ना एक, परमाणु पोखरण, ये राजस्थान में है, परमाणु बम विस्फोट स्थल, ठीक है, परमाणु बम विस्फोट स्थल। याद है ना, हमारा जो सफल न्यूक्लियर बम का विस्फोट हुआ था वो कहां हुआ था, पोखरण में। और परमाणु एक मूवी भी है ना। आगे लिखिए थुम्बा, ये क्या है, थुम्बा, थुम्बा क्या है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, रॉकेट प्रमोशन केंद्र है भाई, ठीक है। आगे देख लीजिए चौथा नंबर, श्रीहरिकोटा क्या है भाई, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पे है, आंध्र प्रदेश ना। उपग्रह प्रमोशन, उपग्रह प्रमोशन केंद्र है, ठीक है, ध्यान देना है। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल है, थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। अच्छा ये बताइए, एक और यहां पे जोड़ लीजिए, 5वां नंबर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहां पे क्या, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, मिसाइल परीक्षण केंद्र है, ठीक है। ये कहां पे है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पे है, विशाखापट्टनम, यानी कहां पे, ओडिशा में। और यहां से जो हमारी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स नेवी की जो मिसाइलें होती हैं उनका परीक्षण किया जाता है यहां से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप मिसाइल परीक्षण केंद्र। क्लियर है, आज हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत, चलिए बढ़े आगे, पढ़े हैं। सबसे पहले देखिए, याद है ना इतिहास का, दांडी यात्रा, याद है ना, दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930। अच्छा समाप्त कब हुई है, अरे 5 अप्रैल में पहुंचे थे वहां पर 1930 में। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था भैया, ये पता है ना। 6 अप्रैल को सुबह हो जाने के बाद जब वाष्पीकरण हो रहा दोपहर में, तो वाष्पीकरण के बाद जो नमक बचा, उस नमक से नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। हम हमारे देश के लोग अपना नमक खाएंगे, किसी बाप का नमक नहीं खाएंगे। क्लियर है, आए समझ में, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। दूसरा नंबर, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ भाई, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर देखिए, सांप्रदायिक घोषणा, सांप्रदायिक घोषणा कब हुई, 16 अगस्त 1932। रैमजे मैकडॉनल्ड स्कीम याद है, वो यही थी। आगे है पूना समझौता, पूना समझौता, ये कब हुआ भाई, 24 सितंबर 1932, ठीक है। पूना समझौता एक प्रकार का समझौता किसके मध्य हुआ था, ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। क्लियर है, ये सही बताया आपने। इसमें इसको खारिज कर दिया गया और दलितों को कितना % आरक्षण दिया गया, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अरे जल्दी हाथ चलो, ठीक है।
इतना समय नहीं है ना किसी के पास। चलिए अब क्या है, एक तरफ लेखक और पत्रिका, एक तरफ आप क्या लिखेंगे भाई, लेखक और क्या, पत्रिका। क्लियर है। चलिए सबसे पहले है अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष, इन्होंने जो पत्रिका ली क्या भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। दूसरा क्या भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका एग्जाम में बहुत आता है, इनका एग्जाम में बहुत आता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो पत्रिका निकाली उसका नाम था क्या, सुधारक। क्या था भाई, सुधारक। क्लियर है। तीसरा नंबर देखिए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, इन्होंने जो पत्रिका निकाली वो क्या, न्यू इंडिया। ठीक है, आए समझ में। चार देखिए, महात्मा गांधी, कौन सा भैया, महात्मा गांधी। क्या भैया, यंग इंडिया। क्या, यंग इंडिया। और क्या, हरिजन। हरिजन पत्रिका। ठीक है, हरिजन का। अरबिंदो घोष, वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी, यंग इंडिया। क्लियर है। यानी हमारे पुराने समय में जो हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़े फ्रीडम फाइटर, उन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली, ये आपको लिस्ट बनानी है। ये भी आज का आपका टारगेट है। क्लियर है। और ये टारगेट कंप्लीट करोगे, ये टारगेट एक बार कंप्लीट कर लेना, फिर देखो कितनी संतुष्टि होगी मन को, यार कुछ पढ़ा है आज, आपको ऐसा लगेगा कुछ पढ़ा है। जी बताइए। अरविंद घोष भी सही है, अरविंदो घोष भी सही है। ये बंगाली थे, बंगाली में ज्यादातर ओ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका नाम हम बोल देते हैं क्या, अंकित अवस्थी, तो हम अंकित अवस्थी बंगाली बोले अंकित अवस्थी। ठीक है, ओ लगाया जाता है। अब जैसे मेरा नाम सिद्धांत है तो बंगाली वाले बोलेंगे सिद्धांत बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ संघों की स्थापना लिख लेते हैं। देखिए आगे है अखिल भारतीय महिला संघ। अखिल भारतीय महिला संघ, इसकी स्थापना कब हुई है, 1927 में। ठीक है, अखिल भारतीय महिला संघ, इसकी स्थापना हुई 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, इसकी स्थापना हुई है 1932 में। ठीक है, आगे देख लीजिए। तीसरा नंबर है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई है 1903। ठीक है, आगे जरा देख लीजिए। चौथा नंबर द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये हुई है 1887 में। ठीक है, लिखते आइए भाई, इसको लिखते आइए। अखिल भारतीय महिला संघ 1927 में बना है। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये बना 1932 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये बना 1930 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये बना है कब, 1887 में। करते जाओ भाई। क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में लिख देते हैं आगे का।
किसने फालतू पेज खराब करना। ठीक है, देखिए आगे आंदोलन, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन ये कब हुआ था भाई? 1946 में। ठीक है, आगे देखो क्या है, मोपला, मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन ये कब हुआ है भाई? ये हुआ है 1921 में। क्लियर है? आगे देख लेते हैं पावना, पावना किसान विद्रोह। पावना किसान विद्रोह ये कब हुआ है भाई? 1889। ठीक है, और एक और है बंगाल नील विद्रोह। नील विद्रोह ये कब हुआ है? 1859 से 60 के बीच में। ठीक है भैया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस टारगेट लेके चल रहा है वो तो कम से कम रट लेगा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस टारगेट लेके चल रहा है वो रट लेगा। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। हम चाहते हैं कि आपके नंबर किसी भी तरीके से कटे ना। ठीक है, आपके नंबर किसी भी तरीके से कटे ना। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान विद्रोह 1879 और बंगाल नील विद्रोह 1859। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, सब लोग लिख लिया? ठीक है, अब थोड़ा सा युद्ध देख लेते हैं। पहला कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध ये 1540 में किसके बीच? हुमायूं और शेरशाह। क्लियर है? दूसरा नंबर चौसा का युद्ध 1539। ठीक है, ये भी हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, 1565। बहमनी साम्राज्य हुआ विजयनगर साम्राज्य के मध्य। क्लियर है? उसके बाद चौथा क्या है आपका? खानवा का युद्ध। ये कब हुआ है भाई? 1527 में बाबर और किसके बीच? राणा संगा। ठीक है, राणा संगा के बीच मध्य हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये थोड़ा आज का हमारा जीके था, इसको देखिएगा।